अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा नेता इस देश का, बहुत बड़ा है, बस इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा शब्द उसे बड़ा नहीं बना पा रहा है। वो नेताजी पहले तो इंग्लैंड चला गया एक यूनिवर्सिटी में, वहां उसने कहा कि भारत भारत नहीं है, टुकड़ों का समूह है। अभी पिछले दिनों अमेरिका चला गया और अमेरिका जाकर कहता है कि भारत टुकड़े टुकड़े है, ये देश है ही नहीं। ये टुकड़े टुकड़े कहने वाला, इस देश को, इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कहने वाला, ये किसी विचारधारा से प्रेरित है बंधुओं। और वो विचारधारा क्या, उसे समझने का प्रयास करना। जब उसने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा कहा ये राष्ट्र नहीं है, तो पूरे देश में इसे मुंह तोड़ने वाला कोई मिला नहीं और इसे पकड़कर जेल में नहीं डाला गया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बोलो, अपने देश की अखंडता को चुनौती देने वाले आदमी को बाहर होना चाहिए कि जेल में? हैं? क्या कर रही है कोर्ट, क्या कर रही है पुलिस? क्यों पकड़कर इसे जेल में नहीं डालते जो भारत की अखंडता को चुनौती देता? भारत एक स्वयंभू राष्ट्र है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि ये एक स्वयंभू राष्ट्र है, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं राष्ट्र किसे कहते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बोलो राष्ट्र किसे कहते हैं? पता है तुम्हें? बोलो पता है? मैं सच बताऊं, मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूं जो इस देश के सबसे देशभक्त लोग हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है हमें यह पता नहीं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। मैं तुम्हें राष्ट्र की परिभाषा देता हूं, पल्ले गांठ बांध लेना, भूलना मत। और आगे ऐसा कोई नेता तुम्हारे गांव में आ जाए तो उसका सम्मान जूतों से करना, उसे बताना कि ये राष्ट्र है। मैं तुम्हें परिभाषा देता हूं, और ये ऐसी परिभाषा है जो सार्वभौमिक परिभाषा है, पूरी दुनिया में एक सी है, हर राष्ट्र पर लागू होती है। देखो, राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की जरूरत है? पहला, किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए जमीन की जरूरत है। एक निश्चित भूभाग उसके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास जमीन ना हो तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता। बोलो हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ईसाइयों ने, हिटलर ने यहूदियों को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और यहूदियों के पास पूरी दुनिया में रहने के लिए कोई जमीन नहीं थी, तो यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं था। बाद में उन्होंने इजराइल नाम की एक जमीन पर कब्जा कर लिया, तब उनका राष्ट्र अस्तित्व में आया। बिना जमीन के कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र होने के लिए सबसे पहली इकाई की जरूरत है, और वो इकाई है भूमि। राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे पहली किस चीज की जरूरत है? बोलो, जमीन की। किस चीज की? अच्छा, जमीन और लोग ना हो तब राष्ट्र हो जाएगा? तो जमीन के साथ साथ क्या होना चाहिए? लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। हमारे पास प्रजा है कि नहीं है? बोलो, कितने लोग हैं हमारे पास? कितने? बोलो। ये देखो डरे बैठे, लो मुल्ला जी मारेगा। कितने हैं भाई? आबादी कितनी है, बड़ा झंझट का विषय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 135 करोड़ है, सामाजिक विश्लेषक कहते हैं कि आबादी 150 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और हमारे यहां कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं 40 ही करोड़ है, और मुझे तो इससे भी कम लगती है। लेकिन खैर कुछ भी हो, आबादी तो है हमारे पास, है कि नहीं है आबादी, यानी जमीन है। और दूसरा घटक लोग भी हमारे पास हैं। 2 घटक पूरे हो गए राष्ट्र के। तीसरा घटक, इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक होना चाहिए। अब बताओ, लोगों का जमीन पे मालिकाना हक है कि नहीं है? बोलो, तुम्हारा खेत तुम्हारे नाम है कि नहीं है? बाद में बताऊंगा है कि नहीं है कि नहीं है? मकान तुम्हारे नाम रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो तुम्हारा मालिकाना हक भी है। 3 कारक पूरे हो गए। और मैंने बताया था राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 4 कारकों की जरूरत है, 1 कारक बच गया। ये 3 कारक मिलकर बनाते हैं राष्ट्र का शरीर। और चौथा कारक होता है जो इस राष्ट्र में आत्मा की तरह संचारित होता है। जब वो जाता है तब इस राष्ट्र में चेतना आती है, तब ये जीवित होता है, नहीं तो मृत होता है राष्ट्र। और चौथा घटक होता है राष्ट्र की अपनी संस्कृति। बताओ, भारत की संस्कृति है कि नहीं है? बोलो, भारतीय संस्कृति है कि नहीं है? मैंने ये कटी वस्त्र बांधा है, बोलो भारतीय संस्कृति है कि नहीं है? भारत के पास अपनी संस्कृति है कि नहीं है? है कि नहीं है? है संस्कृति। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्र के पास चारों घटक पूरे हैं। बोलो, राष्ट्र है कि नहीं है? ये राष्ट्र है।
है ना राष्ट्र। अब कोई नेता तुम्हारे देश में आए, तुम्हारे गांव में आए, समाज में आए, क्षेत्र में आए, तो ये बोलो और ये कहे कि भारत टुकड़े टुकड़े हैं, या टुकड़े टुकड़े करने की मंशा लिए हुए वो कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ऐसे का स्वागत जूते से करना चाहिए कि नहीं? इसलिए नहीं कह रहा हूं मुझे उससे कोई चिढ़ है, इसलिए कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा है, सच्चा नहीं है, उसकी बात गलत है। अच्छा ये बताओ, जैसा कैसा भी है, अब ये राष्ट्र बचा हुआ किसका है? अरे बोल पड़ो, किसका है? किसका है? कैसे साबित करोगे तुम्हारा है? बोलो कैसे साबित करोगे तुम्हारा है? तुम्हारे पास इसका कोई बैनामा है, रजिस्ट्री है, कैसे पता चले? एक मुल्ला जी दाढ़ी खुजा के कहता मेरा है, तब क्या करोगे? अरे एक हैदराबाद में खड़ा होके कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए, और हम इन्हें इनकी औकात बता देंगे, देश किसका है ये तय हो जाएगा। वो कह रहा है देश हमारा है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की चुनौती दे रहा है। मैं तुमसे पूछता हूं, देश तुम्हारा है तो साबित कैसे करोगे? साबित करना पड़ेगा कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? सिद्धि देता हूं, देखो तुम्हें बताता हूं कि देश किसका है। और सुनो, ये मेरी परिभाषा नहीं है कि देश किसका है, ये परिभाषा विद्वानों की परिभाषा, और ऐसी परिभाषा जिसे कोई काट नहीं सकता। ये परिभाषा उस व्यक्ति ने संकलित की है जिस व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास हुए थे, वो व्यक्ति जिसने अपने नाखूनों से काल कोठरी की दीवारों पर 6000 छंद लिखकर अपनी पुस्तक को जिंदा रखा। वो आदमी कि तुम अगर साहस को ये चाहते हो कि हम उसे पुरुष रूप में देखना चाहते हैं, तो तुम उसके अलावा साहस को किसी और रूप में देख ही नहीं सकते, और उस साहस का नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। यह उसकी दी हुई परिभाषा है जो तुम्हारे बीच में दे रहा हूं, और संसार में इस परिभाषा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं जो यहां बैठकर बोल रहा हूं ना, इस मेरे बोलने में, मेरी इस वाणी में जो उत्ताप है, वो सावरकर की देन है। सावरकर लड़ा, पिसा, उसने अपमान झेला, पत्थर झेले, लोगों के जूते खाए, लेकिन उसने अपने देश की स्वतंत्रता को आजादी होने के बाद भी नहीं छोड़ा। उसने लड़ाई को कभी बंद नहीं किया, मरते समय तक बंद नहीं किया। आज कुछ 2 कौड़ी के गधे और कुत्ते सावरकर के ऊपर थूकना चाहते हैं, लेकिन आसमान पर थूका हुआ कभी भी सूरज तक नहीं पहुंचता, पलटकर कहां पड़ता है? उसी के मुंह पर पड़ता है। सावरकर वो सूर्य है जिसकी चमक को देखने का किसी की आंखों में औकात नहीं है। सावरकर वो पहाड़ है जिसकी ऊंचाई देखने के लिए तुम्हारे सर की टोपी गिर जाएगी। सावरकर वो हवा है जिसका धक्का तुम झेल नहीं सकते। सावरकर वो तूफान है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। वही सावरकर तुम्हें बताता है कि ये देश तुम्हारा क्यों है। मैंने तुम्हें राष्ट्र के 4 घटक बताए थे। बोलो पहला घटक क्या बताया था? जमीन। दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले लोग। तीसरा घटक इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक। और चौथा घटक इस देश की संस्कृति। सावरकर कहते हैं, ध्यान से सुनना, सावरकर कहते हैं जो अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए इसी भूमि का चयन करते हैं, इसी भूमि को चुनते हैं अपने सांस्कृतिक क्रियाकर्मों को करने के लिए, अपने कर्मकांडों को करने के लिए, ये उनकी पुण्य भूमि है। और जिसकी पुण्य भूमि है उसी की मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि है। और जिसकी पुण्य भूमि नहीं है उसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और पुण्य कर्मभूमि नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू 110 के 110 करोड़ अपने पूजा, अपने देवी देवताओं की पूजना और अपना यज्ञ कहां जाकर करते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड में या भारत में ही करते हैं? बोलो कहां करते हैं? अगर बालक पढ़ लिख कर डॉक्टर होकर बाहर चला भी गया है और देवताओं को पूजने, दीपावली पर उसे पूजना हो तो कहां आता है? बोलो कहां आता है? तो बोलो इन 110 करोड़ हिंदुओं की पुण्य भूमि हुई कि नहीं हुई? ये इनकी साझा पुण्य भूमि है। और इनकी पुण्य भूमि होने से इनकी पितृभूमि, मातृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। अब यही घटना मैं मुसलमानों और ईसाइयों पर घटा कर देखता हूं। उत्तर देना मेरा, चुप मत रहना। पीछे तक जो लोग बैठे हैं, वो जो पीछे पेड़ के नीचे बैठे हैं, दिमाग लगाना और मुझे उत्तर देना।
बताओ, मुसलमान अपना यज्ञ, जिसे आजकल वो बिगाड़कर हज कहने लगा है, यज्ञ से ही बिगड़कर क्या बना है जानते हो? हज शब्द यज्ञ का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो वो अपना यज्ञ जिसे हज कहता है, वो इसी देश की भूमि पर करता है या मक्का मदीना जाता है? बोलो भाई, मक्का मदीना जाता है। तो बोलो, वो इसे अपनी पुण्य भूमि मानता है कि नहीं मानता? और जिसकी पुण्य भूमि नहीं, उसकी पितृभूमि, उसकी मातृभूमि, उसकी पैतृक भूमि और जन्मभूमि और कर्मभूमि भी नहीं है। अच्छा बताओ, ईसाई अपने कर्मकांड इसी भूमि पर करता है या यरूशलेम जाता है? बोलो भाई, यरूशलेम जाता है, इसलिए उसकी पुण्य भूमि यरूशलेम है। और जो इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता, ये उसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि नहीं है। और जिसकी ऐसी भूमि नहीं है, उसे इस भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सुनो, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कभी सामर्थ्य नहीं होगा, क्या पता सामर्थ्य हो जाए। न जाने काल कौन सी करवट ले, न जाने समय कौन सी करवट ले। मैं तुम्हें सच कहता हूं, यदि सामर्थ्य हुआ तो जो व्यक्ति इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि मानने को तैयार नहीं है, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बाहर जाए, कोई मतलब नहीं। और जो यहां रह रहा है तो किराएदार है। क्या है? किराएदार है, किराया देना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि हमारे बच्चे इतने हो गए हैं कि अब किराए के लिए कमरे खाली नहीं है। तो वहां जाओ जहां से निकल कर आए थे, वहां जाओ जिसे अपनी पुण्य भूमि, पैतृक भूमि और मातृभूमि मानते हो, वहां जाओ। तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। इस मिट्टी के साथ अपना अधिकार महसूस करो। ये जो खेत में मिट्टी पड़ी है ना, ये सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की महक को महसूस करो, वो महक अद्भुत है। इस मिट्टी को अपनी त्वचा के साथ संयुक्त होते हुए अनुभव करो। यह अद्भुत मिट्टी है, ये मेरे पुरखों की जमीन है। इसमें सांगा का खून मिला हुआ है, इसमें महाराणा प्रताप का खून मिला हुआ है। इसमें छोटा सा बच्चा 13 साल का हकीकत एक एक उंगली, एक एक इंच करके काटी गई। उंगली इतनी काटते और फिर कहते हकीकत अब मुसलमान बन जा। तो कहता क्या मुसलमान बनने के बाद नहीं मरूंगा? मुसलमान कहते नहीं, तब भी मरेगा। तो कहा फिर तो ऐसे ही मार दो। एक एक इंच करके बच्चे को काटा गया, लेकिन वो 13 साल का बालक रत्ती भर नहीं डिगा। बंदा बहादुर को कहा गया मुसलमान बन जा, कतई नहीं डिगा। उसके सामने उसके 5 साल के बच्चे की गर्दन काटी गई, कलेजा चीरा गया, उसके अंदर से उसका कलेजा निकालकर, छाती चीरकर कलेजा निकाला गया और उसके मुंह में ठूसा गया। लेकिन कहा ना, इस मिट्टी के साथ संबंध नहीं तोड़ूंगा। ये ऐसी मिट्टी है, ये ऐसी गौरवशाली मिट्टी है जिसकी रग रग में गौरव मिला हुआ है। इसमें गंध महसूस करो बंदा बैरागी की। सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अरे अंधा हो गया तब भी लड़ता रहा, युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागा। उसका खून शामिल है इस मिट्टी में। इसके साथ अपनत्व का संबंध रखो, कहो मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि है।